हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के एनसीईआरटी के 15वें चैप्टर को, जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। और इसका भी हम पढ़ रहे हैं दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने फसलों के बारे में डिटेल से पढ़ा था, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पशुपालन के बारे में। क्या होता है पशुपालन, कैसे किया जाता है, किस किस प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, मुर्गी पालन क्या होता है, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, इनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पशुपालन क्या होता है। तो पशुओं के प्रबंधन को ही पशुपालन कहा जाता है। पशुपालन में पशुओं के भोजन, आवास, नस्ल सुधार तथा रोग नियंत्रण संबंधित कार्य किए जाते हैं। यानी कि पशुओं के भोजन, आवास दिया जाता है, नस्ल में सुधार किया जाता है, या फिर उनके रोग नियंत्रण के संबंधित कार्य किए जाते हैं पशुपालन में। और पशुओं के प्रबंधन को ही हम लोग पशुपालन कहते हैं। लेकिन हम लोग पशुपालन क्यों करते हैं? कुछ तो हमारा भी फायदा होता है। अगर कोई किसी काम के अंदर इंसान का फायदा नहीं होता, वो इंसान कार्य नहीं करता, यानी कि हमारा कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉफिट जरूर है। तो हम पशुपालन करते हैं दूध प्राप्त करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए। आपने सुना होगा, अभी तो नहीं किया जाता लेकिन फिर भी काफी हद तक किया ही जाता है गाँवों के अंदर, कि पहले जो खेती होती थी वो बैलों के द्वारा होती थी। खाद डाला जाता था एक खेत के अंदर, तो ट्रैक्टर ट्रॉली से वो जो लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो जो है बैलगाड़ी से करते हैं। तो कृषि कार्यों के लिए, यातायात में प्रयोग करने के लिए भी पशुपालन का उपयोग किया जाता है। अभी तो नहीं किया जाता, पहले किया जाता था। और अभी मांस उत्पादन के लिए तो सबसे ज्यादा पशुपालन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं पशु कृषि क्या होती है। यानी कि जिस प्रकार फसलों की होती है उसी प्रकार पशुओं को पालना पशु कृषि कहलाता है। कृषि कार्य जैसे हल चलाना, सिंचाई, बोझा ढोना, दूध उत्पादन के लिए पशुओं को पालना ही क्या कहलाता है? पशु कृषि कहलाता है। अगला है हमारा दुधारू पशु किसे कहते हैं। नाम से पता चल रहा है दुधारू, यानी कि दूध देने वाला। यानी कि दूध देने वाली मादा को क्या कहते हैं? दुधारू पशु कहते हैं। ऐसी मादा जो दूध देती है हमारे प्रोडक्शन के लिए, जो हम दूध उत्पादन के लिए जिस मादा को रखते हैं, उस पशु को हम लोग क्या कहेंगे? दुधारू पशु कहते हैं। दो महत्वपूर्ण पशु हम लोग जो यूज करते हैं दूध उत्पादन के लिए, गाय और भैंस। गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ध्यान रखेंगे, बॉस इंडिकस। और भैंस का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसका नाम होता है बॉस बुवेलिस। इन दोनों के नाम दोस्तों आपको एकदम अच्छे से याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस और भैंस का वैज्ञानिक नाम बॉस बुवेलिस। जब हम लोग गायों का उत्पादन करते हैं, गायों का जब पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, तब हम अलग अलग प्रकार की नस्लें पालते हैं। जैसे कभी आपने सुना होगा कि किसी के पास गिर गाय है, किसी के पास साहिवाल गाय है, कोई जर्सी रखता है। तो अलग अलग नस्लें हैं, जिसमें कुछ विदेशी नस्लें हैं और कुछ भारत की देसी नस्लें हैं। जर्सी हो गई, ब्राउन स्विस हो गई, ये कैसी है? ये गायों की विदेशी नस्लें हैं। और रेड सिंधी, साहिवाल, गिर गाय, ये सभी भारत की देसी नस्लें हैं। दुग्ध श्रवण काल क्या होता है? तो दुधारू पशु बच्चों के बाद जितने समय तक दूध उत्पादन करती है उसे दूध श्रवण काल कहते हैं। यानी कि गाय ने अगर आज बछड़ा दिया तो उसके अगर 10 महीने तक वो दूध दे रही है कंटिन्यू बछड़ा देने के बाद, तो उसके 10 महीने का क्या हो गया? दुग्ध श्रवण काल हो गया। यानी कि अपने बच्चे को जन्म देने के बाद जितने समय तक कोई पशु दूध देता है वो पशु का क्या कहलाता है? दूध श्रवण काल कहलाता है। अब पशुओं की देखभाल भी तो हमें करनी पड़ती है। पशुपालन के लिए हमें पशुओं की किस प्रकार देखभाल करनी चाहिए? तो पशुओं की सुरक्षा के लिए एक तो हमें हवादार और छायादार स्थान बनाना चाहिए। यानी कि जो शेड बना रहे हैं, एक तो उसके अंदर हवा एकदम अच्छे से आए और उसको जो है पशुओं को छाया भी मिलती रहे। चमड़ी पर लगातार कंघी की ब्रशिंग होनी चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई भी चिंचड़ी वगैरह ना लगे, कोई कीट वगैरह, जवी वगैरह उसके ऊपर जो है ना बैठे और उनको जो है कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, कोई परजीवी उनको नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए हमें लगातार कंघी और ब्रशिंग करनी चाहिए। पानी इकट्ठा ना हो इसके लिए ढलान वाले पशुओं के आश्रय होने चाहिए, जिस प्रकार से ये बना रखा है दोस्तों। यानी कि ढलान वाले बनाए ताकि कोई भी पानी जो है इकट्ठा होकर उनके शेड के अंदर ना घुस जाए। तो हमें हमेशा ढलान वाला यूज करना चाहिए। अब भोजन के बारे में भी हमें पशुपालन में पशुओं के भोजन के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है। और पशुओं को भोजन देने पर हमें यह देखना पड़ता है कि पशुओं को 2 प्रकार के भोजन देने की आवश्यकता है। पहला तो वो भोजन
जो उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखे, यानी कि उनको एनर्जाइज करे, उनको एनर्जी मिले। और दूसरा, उस प्रकार का भोजन आपको देना पड़ेगा जो हमारे पशुपालन के लिए दूध उत्पादन की क्षमता को भी बढ़ा दे। भूसे के रूप में हम फाइबर दे सकते हैं, गाढ़ा प्रोटीन भी दे सकते हैं, और दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए खाने में विटामिन तथा खनिज भी होने चाहिए। यानी कि फाइबर, गाढ़ा प्रोटीन, विटामिन और खनिज भी उनको समय समय पर दें ताकि दूध उत्पादन में भी वृद्धि हो। अब हम लोग देखते हैं जिस प्रकार मनुष्यों में, पौधों में, सभी प्रकार के जानवरों में बीमारी होती है, पशुओं में भी बीमारी होती है। तो पशुओं में अनेक प्रकार के रोग होते हैं जो दूध उत्पादन को प्रभावित करते हैं। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है, ठीक ढंग से बैठता है, उठता है, लेकिन जब वो बीमार होता है तो नियमित रूप से खाना नहीं खाता, मल मूत्र नहीं करता, ठीक ढंग से जो है बैठता उठता नहीं है, तब हम देखते हैं कि पशु जो है वो क्या हो गया, बीमार हो गया। और बीमार किस वजह से होता है? परजीवियों की वजह से। पशु के दो प्रकार के परजीवी हो सकते हैं, एक तो बाह्य परजीवी हो सकता है, एक अंतः परजीवी हो सकता है। बाह्य परजीवी यानी कि जो त्वचा रोग करते हैं, यानी कि जो त्वचा के ऊपर चिपक जाते हैं और उनको जो है त्वचा रोग उत्पन्न कर देते हैं। और अंतः परजीवी क्या करता है? वो हम उसके पशु के जो है शरीर के अंदर पहुंच जाता है और उसके आमाशय, आंत और यकृत को जो है वो डैमेज कर देता है, उनको प्रभावित करता है। और इनसे बचाया कैसे जा सकता है? तो त्वचा रोग यानी कि बाह्य परजीवियों से तो बचाने के लिए हम लोग निरंतर जो है हमारे पशु को नहला सकते हैं और कंघी ब्रश कर सकते हैं। और अंतः परजीवी से बचाने के लिए पशुओं को नियमित क्या लगाना चाहिए? टीका लगवाना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे मुर्गी पालन के बारे में। अंडे तथा कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। मुर्गी पालन को इंग्लिश में पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं दोस्तों। तो पूछ ले कि पोल्ट्री फार्मिंग किससे संबंधित है? तो मुर्गी पालन से। अंडे तथा कुक्कुट के उत्पादन के बढ़ाने के लिए, कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। और दोनों हमारे शरीर के लिए जो क्या है, प्रोटीन के बहुत ही अच्छे स्रोत है, मुर्गी भी और अंडे भी। मुर्गी जब उत्पादन किया जाता है तो दो उद्देश्य होते हैं। एक, मुर्गी का उद्देश्य होता है कि अंडे उत्पादन के लिए, और दूसरा होता है हमारा मांस उत्पादन के लिए। जब चूजों को मांस के लिए पाला जाता है तो उसे जो हम क्या कहेंगे, बोलर्स कहेंगे। ये जन्म के 6 से 8 हफ्तों के बीच में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि जन्म होने के बाद 6 से 8 सप्ताह यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर जो है ये मांस प्रोडक्शन करने के लिए या फिर मुर्गों को जो है मांस उत्पादन के लिए तैयार किया जाता है। इनको हम लोग कहते हैं ब्रोलर्स। और दूसरे होते हैं लेयर। जब चूजों को यानी कि कुक्कुट को अंडों के लिए पाला जाता है उनको हम लोग कहते हैं लेयर। ये जन्म के 20 सप्ताहों के बाद जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि 5 से 6 महीने के बाद जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये इनकी लैंगिक परिपक्वता आ जाती है और उसके बाद जो है ये क्या करते हैं, अंडे उत्पादन करते हैं। तो आप ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ब्रोलर्स क्या होता है, कि ऐसे चूजे जिनको मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है उन्हें ब्रोलर्स कहेंगे, और ऐसे चूजे जिनका उत्पादन अंडे उत्पादन करने के लिए किया जाता है उन्हें हम लोग लेयर कहेंगे। दोनों ही मुर्गी पालन के हिस्सा है। मांस जो है 6 से 8 हफ्तों के बीच वो तैयार हो जाता है, और बाकी वाला जो अंडे उत्पादन वाला जो मुर्गी है वो 20 सप्ताहों के अंदर जो है वो तैयार हो जाती है, उसके अंदर लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। मुर्गी उत्पादन के क्या फायदे हैं, क्यों करें हम लोग मुर्गी उत्पादन, क्यों किसान को करनी चाहिए? तो मुर्गियों में संकरण करके नई नई किस्में विकसित की जा सकती है, यानी कि अलग अलग ब्रांड की जो है अलग अलग प्रकार की नस्लों को मिला के और एक अच्छे मांस उत्पादन और अच्छे अंडे उत्पादन करने वाली मुर्गियों को विकसित किया जा सकता है। चूजों की संख्या अधिक से अधिक और अच्छी किस्म होती है। कम खर्च और कम रख रखाव में जो है किसान को अच्छा मुनाफा होता है, और उच्च तापमान को जो है वो सहन करने की क्षमता भी मुर्गियों के अंदर होती है। मुर्गियां जो है वो राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर के अंदर 40 से 45 डिग्री जो है तापमान पहुंचता है, वहां पर भी जो मुर्गियां क्या करती है, जीवित रह सकती है। अब हम लोग देखते हैं मछली उत्पादन। हमारे भोजन में प्रोटीन का, मछली भी जो है प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होती है। अंडे और मुर्गी तो होती है, दालें भी होती है, लेकिन नॉनवेज में जो है मछली भी हमारे शरीर में किसका स्रोत है, प्रोटीन का। दो प्रकार की मछलियों का उत्पादन किया जाता है, एक होती है पंख वाली मछलियां और एक होती है कवच वाली मछलियां, यानी कि जिसके ऊपर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का खोल पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कवच वाली मछलियां, और जिसके इस प्रकार से ऐसे पंख पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं पंख वाली मछलियां। तो पंख वाली मछलियों में कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, इन सभी का संवर्धन किया जाता है। संवर्धन का मतलब इनको पाला जाता है। और कवच मछलियों में प्रॉन हो गया, मोलस्का हो गया, ऑयस्टर हो गया, इन सभी को जो है वो किसके लिए पाला जाता है, ये कवच मछलियां होती है, कवच वाली।
जब हम मछली को प्राप्त करते हैं तो दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत से और दूसरा होता है मछली पालन या मछली का संवर्धन करके। प्राकृतिक स्रोत से कैसे मछलियां प्राप्त करते हैं? तो इसमें मछलियों को समुद्र और नदियों, तालाब आदि से पकड़ा जाता है, यानी कि नाव लेके जाते हैं, कांटा लगाते हैं, उसके अंदर कुछ डालते हैं, फिर उस रस्सी को अंदर डालते हैं, फिर उसको कांटे से जो वापस खींच के, इस प्रकार मतलब मछली को पकड़ना, प्राकृतिक स्रोत से जो है मछली पकड़ी जाती है। और दूसरा होता है मछली संवर्धन। इसमें मछलियों के लिए आवास बनाकर और उनका क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। और जब मछली के लिए आवास बनाकर मछली का पालन करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं। पहला होता है समुद्री मत्स्यिकी और दूसरा होता है अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। कौन कौन से? पहला होता है हमारा समुद्री मत्स्यिकी और दूसरा होता है अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। समुद्री मत्स्यिकी में क्या होता है? इसमें मछली पालन समुद्र के तटीय क्षेत्रों पर किया जाता है, यानी कि समुद्रों के अंदर भी किया जाता है और तटीय क्षेत्रों पर भी किया जाता है। यहाँ पे समुद्र के अंदर नहीं आया। तो यहाँ पे आप इमेज से देख सकते हो, ये समुद्र के अंदर नाव खड़ी है और यहाँ पे जो देखो ये मछली पालन के लिए आवास बना रखे हैं, इस प्रकार से बैरियर बना रखे हैं और यहाँ पे जो मछलियों का पालन किया जाता है समुद्रों के भीतर। इसे हम लोग कहते हैं समुद्री मत्स्यिकी। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं मैरीकल्चर। इसमें कौन कौन सी मछलियां पाली जाती है? तो पॉम्फ्रेट, मैकर्ल, टूना, सार्डायन, बॉम्बे डक आदि, जो ये सारे जो है एग्जाम्पल है जो दोस्तों हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। पॉम्फ्रेट क्या है, किस प्रकार की मछली है? तो समुद्री मत्स्यिकी की बात। तो पॉम्फ्रेट, मैकर्ल, टूना, सार्डायन और बॉम्बे डक। इसके साथ ही कुछ और आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का भी संवर्धन किया जाता है। आर्थिक संवर्धन यानी कि पैसों के लिए, जिससे बहुत ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं, यानी कि आर्थिक संवर्धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सी मछलियां हैं? तो उसमें कुछ पंख वाली मछलियां जैसे मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट, और कुछ कवच वाली मछलियां जैसे झींगा, मसल, ऑयस्टर, ये सब, इन सभी का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अंतःस्थलीय मत्स्यिकी क्या होता है? जब मछली उत्पादन का स्रोत अंतःस्थलीय हो, जैसे तालाब, पोखर, नदियां आदि हो, तब हम ये कहेंगे कि उसको हम क्या कहेंगे? अंतःस्थलीय मत्स्यिकी कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं मिश्रित मछली संवर्धन क्या होता है, कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है। एक ही तालाब में 5 से 6 प्रकार की मछलियों का संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन कहलाता है। एक ही तालाब में 5 से 6 प्रकार की मछलियों का संवर्धन क्या कहलाता है? मिश्रित मछली संवर्धन कहलाता है। इसमें मछलियों का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वे भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती, यानी कि एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करती, क्योंकि इनके आहार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। कैसे? जैसे हमने कोई एक तालाब लगा लिया और तालाब में अलग अलग प्रकार की फिश डाल दी, जैसे आपने एक कतला डाल दी, रोहू डाल दी, मृगल डाल दी, तो ये तीनों ही अच्छे से जो है इनका उत्पादन होगा। क्यों? क्योंकि तीनों में जो है किसी प्रकार का फूड कंपटीशन नहीं होता, ये आपस में भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती। क्योंकि जब आप भोजन डालोगे, जो कतला है जल की सतह से भोजन लेती है, रोहू जो है वो तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है, और मृगल जो है वो तालाब के बॉटम से अपना भोजन लेती है। और अब देखते हैं मछली, जो अंतःस्थलीय मछली पालन है, इसके हमारे को क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सॉरी, मिश्रित मछली संवर्धन है, इसके हमारे को क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। लाभ यह होता है कि हम अलग अलग प्रकार की, अलग अलग किस्मों की मछलियां रखते हैं, तो हमारे को जो है ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, अधिक पैदावार होती है। समस्या यह है कि इनमें कई मछलियां ऐसी है जो केवल वर्षा ऋतु में अपना जनन करती है, यानी कि उसके बाद वो जनन नहीं करती, साल में एक बार जनन करती है। इसके फलस्वरूप अधिकतर मछलियां तेजी से वृद्धि नहीं कर पाती, और इस समस्या से बचने के लिए किसान क्या करते हैं? जो है कृत्रिम हार्मोन का प्रयोग करते हैं, यानी कि पानी के अंदर हार्मोन डाल देते हैं, ताकि किसी भी समय मछलियों के जो है जनन के लिए तैयार कर सकें। तो समस्या यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ मछलियां जो है वर्षा ऋतु में जनन करती है, जिससे वो तेजी से वृद्धि नहीं कर पाती और किसानों को जल्दी से लाभ प्राप्त नहीं होता। और फायदा यह है कि इनमें अलग अलग प्रकार की यूज करते हैं मछलियां, तो उनसे हमें क्या होती है? अधिक पैदावार प्राप्त होती है। अब हमारा है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में हम मधुमक्खियों को पालते हैं। तो मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों की कॉलोनी को बड़े पैमानों पर रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, ताकि बड़ी मात्रा में शहद और मोम प्राप्त हो सके। तो मधुमक्खी पालन का हमारा उद्देश्य होता है कि हम शहद प्राप्त करें और उसके साथ ही वैक्स यानी कि मोम प्राप्त कर सकें। अधिकतर किसान मधुमक्खी पालन इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें निवेश की आवश्यकता बहुत कम होती है और किसान जो है अधिक धन अर्जित कर सकते हैं, यानी कि इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है और कम पैसों के अंदर कोई अच्छा किसान को कोई फसल लगानी है तो वो मधुमक्खी पालन कर सकता है। भारत में मधुमक्खी के कई प्रकार होते हैं, बहुत सी प्रकार की मधुमक्खियों का पालन किया जाता है।
जिसमें एक है एपिस सेरेना इंडिका जो सामान्य भारतीय मधुमक्खी है। एक है एपिस डोर्सेटा, एक सेल मधुमक्खी यानी कि एक गुस्से वाली मधुमक्खी है, बहुत तेज डंक मारती है, एपिस डोर्सेटा। ये एपिस इंडिका जो है ये साधारण भारतीय मधुमक्खी है। एपिस फ्लोरी जो आम साधारण पानी के ऊपर, मिठाई की दुकानों के ऊपर, गन्ने पर देखते हैं, छोटी सी मधुमक्खी होती है, इसको हम लोग कहते हैं एपिस फ्लोरी। और एक होती है यूरोपीय मक्खी जिसको बोलते हैं इटली मक्खी, और इसको साइंस में बोलते हैं एपिस मेलिफेरा। तो एपिस मेलिफेरा एक इटली की मक्खी है, डोर्सेटा एक खाने मतलब काटने वाली भयंकर मक्खी है, इंडिका जो है भारत की सामान्य भारत की मक्खी है, और फ्लोरिया जो है वो कैसी है, एपिस फ्लोरिया जो छोटी सी मक्खी होती है। एपिस मेलिफेरा जो इटली की मक्खी है, इसका उपयोग शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि अगर शहद के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इस मक्खी को यूज किया जाता है। इस मक्खी की शहद एकत्र करने की क्षमता भी अधिक होती है, और ये डंक भी कम मारती है, और ये सतह में जो है लंबे समय तक रहती है, और प्रजनन भी बहुत तीव्र गति से करती है। बहुत से फायदे हैं इसके, यानी कि डंक नहीं मारती, शहद ज्यादा इकट्ठा करती है, सतह को छोड़ के नहीं जाती, और बहुत ही जल्दी प्रजनन करती है ताकि बहुत ज्यादा मात्रा में मक्खियां हो जाए। यहाँ पे हमने जो है मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन को डिटेल से पढ़ा, और यही छोटा सा टॉपिक था जो हमने पिछले पार्ट में इंक्लूड नहीं किया था। और आई होप कि आज की क्लास में आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, और यहाँ पर हमारे वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।